गुड मॉर्निंग क्लास 12th। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके सामने तुरंत की 3 ऐसी समस्याएं थी जिससे निपटना बहुत ज़रूरी था। जो पहली समस्या थी वो थी राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना बंटवारे के बाद, और भाषाई आधार पर और प्रशासनिक आधार पर जो भारतीय राज्य थे उनकी सीमाओं का निर्धारण करना। दूसरी जो समस्या थी कि एक लोकतांत्रिक शासन की पूरे भारत भर में स्थापना करना और उसका सफलतापूर्वक संचालन करना। पहले चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना संविधान के द्वारा की गई जो 1950 में लागू हुआ, और उसके बाद उसी आधार पर भारत में लगातार चुनाव होते आ रहे हैं और उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल संचालन हो रहा है। जो तीसरी समस्या थी वो थी समतामूलक तीव्र आर्थिक विकास की। भारत को आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़े, खाद्यान्न बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, धन संपदा बढ़े, और दूसरी चीज़ थी कि तीव्रता के साथ समतामूलक भी हो ये आर्थिक विकास। मतलब जो विकास के, आर्थिक विकास के, धन संपदा बढ़ने के जो लाभ हों वो कुछ लोगों तक केंद्रित ना हो बल्कि सभी वर्गों में उसका समान वितरण हो। ठीक है, तो जो नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर है इसमें हम यही जानेंगे कि आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने कौन सी आर्थिक विकास की नीतियाँ अपनाई और उसका भारत पर क्या परिणाम पड़ा। आपकी किताब में जो आर्थिक विकास की नीतियों के बारे में दिया है उसे यहाँ पर शॉर्ट में 4 बिंदु में देख सकते हैं। जो भारत में आर्थिक विकास की नीति अपनाई गई तो सबसे पहली चीज़ उसमें क्या माना गया कि जो विकास का मुख्य इंजन है, इंजन मतलब जो चलाने वाला है नीतियों को, कार्यक्रमों को, वो राज्य होगा। राज्य की भूमिका को बहुत महत्व दिया गया। ये मान के चला गया इसकी, ये आप सभी को मालूम है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसी के समय दुनिया में शीत युद्ध के समय साम्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का भी विवाद शुरू हो गया। तो विकास के 2 मॉडल भारत के सामने थे। एक जिसे आपकी किताब में दिया गया है, विकास के 2 मॉडल थे, पहला वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। वामपंथी मॉडल क्या है? जो धन संपदा का, जो उत्पादन के जो भी साधन हैं और जो भी उत्पाद हैं उनका गरीब और पिछड़े वर्गों में समानतापूर्ण वितरण की वकालत करता है। और ये मान के चलता है वामपंथ की ये काम कौन करेगा? वितरण का राज्य करेगा। तो इस प्रकार वामपंथी जो विचारधारा है वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का हस्तक्षेप चाहती है। इसके जस्ट विपरीत है दक्षिणपंथी या राइटिस्ट विचारधारा, जिसे पूंजीवादी भी कहा जाता है। ये वो विचारधारा है, ये लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में राज्य को हस्तक्षेप ना के बराबर करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हितों के अनुसार, मांग और पूर्ति के अनुसार बाजार अपने आप चलता है। उसमें कि मनुष्य जो वितरण है, वितरण की व्यवस्था है, जो उत्पादन की कीमतों की व्यवस्था है, किसको क्या मिल रहा है, ये सब अपने आप योग्यता और मांग और पूर्ति के नियम से अपने आप तय हो जाता है। उसमें राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो भारत की आज़ादी के समय यही 2 विचारधाराएं, विकास की धारणाएं प्रबल थी। इस बात में भारत में सभी को लगभग सहमति थी कि जिस दशा में भारत आज़ाद हुआ था, जो गरीबी, निरक्षरता की स्थिति थी, और दूसरी बात भारत में जो निजी क्षेत्र था, जो प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट निजी उद्योगपति थे, वो इतने सशक्त नहीं थे, ना ही भारत में इतनी अधिक पूंजी थी कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से निजी हाथों में छोड़ दिया जाए। इसलिए
इस बात पर लगभग सहमति थी कि सरकार को ही अर्थव्यवस्था के मेन इंजन के रूप में केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ेगी। उसी से देश का तीव्र विकास भी हो पाएगा और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय भी प्राप्त हो पाएगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि जो विकास का मुख्य इंजन माना गया वो सरकार को माना गया। दूसरी चीज़ है कि भारत ने जब ये तय हो गया कि जो सरकार है, राज्य है, वो अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत है उसके विकास का, नीतियों के निर्धारण का, तो भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी कोई एक नीति ना अपनाकर दोनों की एक मिश्रित नीति अपनाई गई, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ये यहाँ पर पेज नंबर 56 पर दिया गया है निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रित मॉडल अपनाया गया। अर्थात जो उत्पादन के साधन थे उस पर राज्य का नियंत्रण था, यद्यपि निजी क्षेत्र को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया। निजी उद्योग धंधे भी बने रहे। खेती किसानी व्यापार का एक बड़ा भाग निजी हाथों में रहा, प्राइवेट लोगों के हाथ में स्वामित्व रहा, प्राइवेट संपत्ति निजी संपत्ति बनी रही। परंतु राज्य ने भी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाई। राज्य भी एक उद्योगपति की भांति उसने अपने जो भारी उद्योग जो मशीनी उद्योग होते हैं और जो आधारभूत ढांचा उद्योग होते हैं, इन सब में राज्य ने अपने सार्वजनिक उपक्रम लगाए। इसके अलावा जो व्यापार की नीतियां थी, कृषि संबंधी जो नीतियां थी, उन सब में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया, सक्रिय रूप से इस प्रकार के कानून बनाए जिससे कि राज्य जो उत्पादन है और उसका वितरण है उसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की विशेषता थी वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरे जो मुख्य बिंदु है वो है योजना आयोग की स्थापना। इस कार्य के लिए राज्य एक सुनियोजित तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को एक ढांचा प्रदान करे, एक आकृति प्रदान करे। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन भारत में उपलब्ध हैं और जो संसाधन भारत में उपलब्ध नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता है, कहाँ किस प्रकार भारत के किस हिस्से में किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है, इन सब के व्यापक अध्ययन और उस अध्ययन के आधार पर एक सुचिंतित, सुविचारित योजना तैयार करने के लिए 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना सरकार के आदेश के द्वारा हुई। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। और सबसे बड़ी चीज़, योजना आयोग की स्थापना संविधान के द्वारा नहीं की गई है, ये प्रशासनिक आदेश के द्वारा की गई थी। तो ये योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पेज नंबर 50 पर योजना आयोग के विषय में दिया गया है। ये यहाँ पर इस चीज़ को लिखा है कि 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जो इसका कार्य था वो परामर्शी था, सलाह देने का कार्य था, लेकिन इसकी सिफारिशों को इसलिए भी ऑथेंटिक उससे माना जाता था क्योंकि इनके जो सुझाव होते थे, जो योजना आयोग की रिपोर्ट होती थी, वो भारत की परिस्थितियों की व्यापक अध्ययन के बाद तैयार की होती थी। इसमें जो जितने कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय सरकार के थे, राज्यों, ये सभी इसके सदस्य होते थे। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं भी योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई, जो आप आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नीति आयोग 2015 में योजना आयोग समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया है। तो
कभी ये पूछा जा सकता है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है या नीति आयोग की स्थापना कब से हुई। तो नीति आयोग की स्थापना भी भारत सरकार के आदेश के द्वारा 1 जनवरी 2015 से हुई है और ये योजना आयोग के स्थान पर अब कार्य करता है। जो अगली मुख्य विशेषता रही पहले और दूसरे दशक में भारतीय आर्थिक नीतियों की, विकास की नीतियों की, वो था पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ, 5 ईयर प्लान्स का आरंभ। ये सोवियत संघ के द्वारा लिया गया था। वहाँ पर सोवियत संघ में इन 5 ईयर प्लान के जरिए सोवियत संघ ने बहुत कम समय में बहुत तीव्र आर्थिक विकास करके दिखाया था और यही पैटर्न भारत में भी अपनाया गया। योजना आयोग के माध्यम से 5-5 साल के लिए दीर्घ अवधि की योजनाएं बनाई गई, जिसमें ये तय किया गया कि हर पर्टिकुलर क्षेत्र में, कृषि में, उद्योग में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा में, जितने भी संबंधित क्षेत्र थे उनमें सरकार कितना व्यय करेगी, किस प्रकार, किस मद में कितना व्यय किया जाएगा, किस प्रकार विकास किया जाएगा। तो एक विकास का पूरा संपूर्ण प्लान इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्टार्ट किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं की जो खासियत होती थी, यह योजना आयोग के द्वारा निर्मित होती थी। पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभ होने से जो भारत का बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसमें दो तरह के व्यय विभाजन हो गए। एक्सपेंडिचर 2 तरह के होने लगे, गैर योजनागत व्यय और योजनागत व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते थे जो सरकार के रोज़मर्रा के कार्यों में खर्चा होते थे, जैसे वेतन भत्ते हैं या अन्य फिक्स जो मद है जिसमें सरकार को खर्च करना ही है प्रतिवर्ष, वो गैर योजनागत व्यय में आता था। और योजनागत या प्लान्ड व्यय में, एक्सपेंडिचर में वो सारे मद आते थे जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सरकार को खर्च करने थे। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ हुआ वो ये था कि सरकार को एक रूपरेखा मिल गई कि अगले 5 वर्षों तक उसे एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की कार्य करना है। एक खाका तैयार कर लेती थी। और दूसरी चीज़, लंबी अवधि में तो एक लंबा समय 4-5 साल का सरकार को मिल जाता था कि वो किसी एक क्षेत्र में आर्थिक विकास की योजनाओं को लागू करे। तो उससे क्योंकि अगर शुरू में एक कोई आर्थिक विकास है, उसका लाभ प्राप्त करना है, तो वो 1-2 साल की अवधि में तुरंत प्राप्त नहीं हो सकता, उसका लिए थोड़े लंबी अवधि की आवश्यकता थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा एक समय भी मिला और एक निश्चित रूपरेखा भी बनाने में सहायता मिली कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। उसके बाद का जो समय है 3 वर्ष का, उसे योजना अंतराल कहा जाता है, प्लान हॉलिडे कहा जाता है, जो 66 से 69 तक का था। इसमें 5 वर्ष की इस योजना अंतराल का क्या मतलब है कि जैसे जो चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने 5-5 साल का समय उसने पूरा किया, जो अगली पंचवर्षीय योजना बननी थी वो 1966 से लागू की जानी थी, वो तुरंत नहीं बन पाई। उस वक्त भारत युद्ध और अकाल का सामना कर रहा था, तो इसलिए 5 साल की लंबी अवधि की 5 ईयर प्लान ना बनाकर 1 ईयर के 3 प्लान बनाए गए। तो इसी 3 सालों को योजना अंतराल या प्लान हॉलिडे ये योजना अवकाश कहा जाता है। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 1969 से पुनः 5 वर्ष के लिए आरंभ हुई। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना, वो 2012 से 2017 तक रही है और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी।
इसके जो उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष चुने जाते थे। तो जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अंतिम उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक-सिंह अहलूवालिया थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी जो 2012 से 17 तक चली और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया, जो योजना आयोग के स्थान पर कार्य करता है और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये अब योजना आयोग के स्थान पर कार्य कर रहा है।